नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राजस्थान के जयपुर से पौने 200 किलोमीटर दूर करौली गांव में एक पुजारी के जिंदा जला देने की खबर के साथ ही पूरे देश में हाहाकार मच गया। सवाल न्याय व्यवस्था पर उठा। सवाल इस बात पर उठा कि आखिर एक परिवार को इंसाफ के लिए अपने ही पिता के साथ, अपने पति के साथ क्यों धरने पर बैठना पड़ता है। ये उस कानून व्यवस्था पर सवाल था जिसकी वजह से आज तक ने उस पुजारी की इंसाफ की लड़ाई में, उनके परिवार की इंसाफ की लड़ाई में उनकी आवाज बनकर सरकार से, प्रशासन से ये पूछा कि कहां हो सरकार। अब आखिरकार परिवार की सुध ली गई है, जिसमें मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। जो तमाम परिवार की तरफ से कोशिशें थी, जो उनकी मांग थी, उन सबको माना गया है। आपको बताएं, आखिरकार परिवार जो अपने ही घरवाले के शव के साथ धरने प्रदर्शन पर बैठा था, वो आखिरकार मान गया और पुजारी को अंतिम विदाई दे दी गई है। आपको सुनाते हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, फिर अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हमारे साथ तमाम लोग जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। थानेदार को हटा दिया गया और जांच के बाद सस्पेंड करने का भरोसा दिया है। जिस पटवारी ने गड़बड़ की थी उसको हटा दिया गया है और 4 पुलिसकर्मी जो यहाँ गड़बड़ी करते थे उनको भी हटा दिया गया है। पीड़ित परिवार के बच्चे को संविदा के आधार पर नौकरी दी जाएगी और पीड़ित परिवार को जो करीब कच्चा झोपड़ा है, प्रधानमंत्री आवास योजना से 1.5 लाख रुपए का उसका मकान बनाया जाएगा पक्का। 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जाएगी। कोई भी अपराधी बचेगा नहीं और पुजारी को जो जिंदा जलाया गया है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान की धरती पर अपराधियों को ये तय कर लेना चाहिए कि उनके लिए जगह या तो जेल में है या कोर्ट के जरिए फांसी के फंदे पर है। इस मामले की पूरी जांच के आदेश खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिए और जो भी यदि कोई पुलिस वाला दोषी है, पहले से प्रकरण चल रहा था, यदि उसने ध्यान नहीं दिया है, तो ऐसे पुलिस वालों के लिए राजस्थान की सरकार में कोई जगह नहीं है। राजस्थान के करौली जिले में सपोटरा कस्बे में जिस तरह से एक पुजारी को मंदिर के विवाद के लिए जिंदा जलाने का प्रयत्न किया, ये राजस्थान की सरकार की अकर्मण्यता, राजस्थान की सरकार की असफलता, राजस्थान की सरकार में बनी असमंजसता की स्थिति का एक और प्रमाण है। करौली में संतों की निर्मम हत्या, तेल डालकर लोगों ने आग लगा दिया। इस पर टुकड़े टुकड़े गैंग, सोनिया सेना, राहुल बाबा, प्रियंका वाड्रा और ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश में आकर चिल्लाते थे, ये लोग कहाँ चले गए? क्या साधु की हत्या नहीं होती? साधु के ऊपर तेल डालकर आग लगा देना। महाराष्ट्र पार्ट 2, पालघर पार्ट 2, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से कराते हैं। ये सियासी बवाल, ये पूरे देश से उठते सवाल, पवन खेड़ा जी इसका देंगे जवाब। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजस्थान से उनका वास्ता भी है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करपत्री महाराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह साहब शिवसेना के नेता, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि पवन खेड़ा जी आपसे सवालों की शुरुआत करें, वो आवाज सुनिए जिसकी वजह से आज पूरे देश में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इंसाफ के लिए अपने घरवाले का शव लेकर एक पूरे परिवार को धरना पर बैठना पड़ेगा, तब सरकार सुध लेगी। आपको सुनाते हैं इसे आवाज क्या कराह कीजिए, कराह बताइए। एक पुजारी की जिन्हें जिंदा जला दिया गया, उनकी आखिरी कराह सुनिए। पवन जी। रमेश को बाप पिट रहा या ना तब से अति कर मिली सब
एक तरफ ये पुजारी कराहते हुए ये बता रहे हैं कि मार दिया लोगों ने, लेकिन पवन जी, सवाल पूछने से पहले और बात आपको सुनाना चाहती हूं। थानेदार साहब, एसएचओ करौली के, वो सबसे पहले आकर यही बताने में जल्दबाजी करते रहे कि इन पुजारी ने अपने आप को खुद ही आग के हवाले कर दिया है। फिर कहा, उसके बाद उन्होंने जरूर यह कहा कि जांच होगी। सुनिए। जानकारी में आया कि 2-3 दिन पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया और वो उस पर कब्जा करने पर आमदा रहा। इससे दुखी होकर उसने वहाँ पर जो कुछ कड़वी के बाजरे की कड़वी की पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। इसके हमने मौके पर जांच की है। अभी इसके आग लगाने, स्वयं द्वारा लगाने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लगाने के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं अब पवन खेड़ा जी, इसी पर मेरा सवाल आपसे है कि क्या उसका आखिरी बयान, मैं बार बार इसकी हाथरस से तुलना नहीं करना चाहती, आप सबसे कह रही हूं कि ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात नहीं है, लेकिन इतना तो बताइएगा ना कि आज क्या इस परिवार को, वहां पर उनकी बेटियां बेहोश हो रही थी, 2 दिन से उनके घर पे खाना नहीं बना था, कोई सरकार की तरफ से सुध लेने नहीं आ रहा था, लगातार 1 बजे से हम लोग बुलेटिन इस पर करते रहे, हमारे सहयोगी वहां पर शरद खड़े थे, परिवार वाले आके बता रहे थे उनके भतीजे की, अभी भी थानेदार मुझे कह रहा है कि आत्मदाह कर लिया गया है। ये क्या इंसाफ है सर, ये क्या न्याय है? क्या यहां पर गले लगाने की सुध नहीं है राहुल गांधी या फिर प्रियंका वाड्रा को? क्या यहां पर इंसाफ की दरकार नहीं है? अंजना जी, आपका दोपहर से बुलेटिन मैंने भी देखा, आप आज तक का कवरेज भी मैं देख रहा था, और एक बात देखकर मुझे एक संतुष्टि हुई कि जो संघर्ष आपने हाथरस में किया, आपने यहां भी किया। आपके संघर्ष का हाथरस में क्या परिणाम निकला उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, बाद में अगर आप इस पे बात करना चाहेंगे तो मैं उस पर भी करने को तैयार हूं, लेकिन यहां आपके संघर्ष का परिणाम निकला। यहां सरकार ने सुध भी ली, सरकार ने तुरंत एसएचओ को भी बाहर किया, पटवारी को भी हटाया। ऐसा नहीं देखने को मिला कि सरकार अभियुक्तों के साथ खड़ी उनको बचाने का प्रयास आज तक कर रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा। ऐसा भी नहीं दिखा कि जो साक्ष्य थे उनके साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही हो, मीडिया कर्मियों पर हमला बोला जा रहा हो, परिवार को धमकाया जा रहा हो, मारा जा रहा हो, मृतक के परिवार को, मृतक के चरित्र को हनन किया जा रहा हो। सरकार के आला नेताओं या अफसरों की तरफ से राजस्थान में ऐसा आपको देखने को नहीं मिला। हत्या होती है, दुखद होती है, और एक पुजारी की हत्या तो हमारे ग्रंथों में और बहुत बड़ा उससे दोनों देखने को मिला। पवन जी, दोनों देखने को मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। पवन जी, दोनों देखने को मिला। 2 दिन हो गए इस घटना को। एक सेकंड, काउंटर क्वेश्चन है। 2 दिन हो गए इस घटना को। आज सोचिए, परिवार 5 बच्चे 6 बच्चे हैं उनके, सभी बैठे हुए थे भूखे प्यासे धरने पर, बगल में पिता का शव था। कल्पना कीजिए, ताकि प्रशासन सुध ले, ताकि 175 किलोमीटर दूर है जयपुर से, सरकार सुने, उन तक आवाज जाए। यह आरोप था परिवार का कि अंतिम संस्कार करने के लिए पुलिस दबाव बना रही है, ठीक वही जो हाथरस में हो रहा था। ठीक उसी अंदाज में पुलिस वाले या कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं, बल्कि थ्योरी पलट रहे थे। ऑन एयर मैंने आपको बाइट सुनाई। सबसे पहले अच्छे से एसएचओ साहब बता रहे थे, भतीजे को दोपहर 3 बजे तक समझा रहे थे कि आत्मदाह है। क्यों ऐसा करना है? क्यों सच को झूठ को सच बनाकर लीपापोती? क्यों सत्ता का चरित्र लीपापोती हो गया है? सर, मेरा सवाल बस इतना है, इसका जवाब आप दे दीजिए। आप सवाल बिल्कुल पूछिए, आपका अधिकार है, मैं उसमें जवाब भी दूंगा, मेरा कर्तव्य है। आप उस राज्य की बात कर रही हैं जिसमें 31 जनवरी 2019 से पहले एफआईआर दर्ज होना कंपलसरी नहीं था। गहलोत साहब को जब ये मालूम पड़ा कि यहाँ ये माहौल बना हुआ है, तो उन्होंने पहले तो एक कानून बनाया कि एफआईआर दर्ज होना मैंडेटरी होगा, फरियादी खाली हाथ नहीं जाएगा, उसकी एफआईआर होगी। एसएचओ का आपने स्टेटमेंट सुनाया, उसने अपने स्टेटमेंट में भी आगे ये बोला कि जांच होगी, प्रमाणित नहीं है कि वो आत्मदाह है या क्या है। इसलिए उत्तर प्रदेश से तो इसकी तुलना कतई नहीं करनी चाहिए। लाश छीन ली गई उत्तर प्रदेश में आधी रात को, जो हुआ वहां वो प्रकरण एकदम अलग है, उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। बार बार आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम लाती, तो उस पर मैं खुद आगे बढ़कर आपसे बात करना चाहता हूं और सुधांशु जी से भी पूछूंगा
क्यों नहीं? मोदी शाह साहब, मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी न तो पालघर नजर आते हैं, न हाथरस में नजर आते हैं, न करौली में नजर आते हैं। हमारे नेता थाना गाजी, जहां अशोक गहलोत जी की सरकार थी 2019 में, वहां भी नजर आते हैं। हमारे नेता मिर्चपुर, जहां हुड्डा जी की सरकार थी, राहुल गांधी, वहां भी नजर आते हैं। ये लोग तो यहाँ से टीवी पर आकर बोलते रहे साहब राहुल गांधी वहां गए, यहाँ नहीं गए। अरे आप लोग कहाँ गए? कहाँ है मोदी जी? कहाँ है शाह साहब? पवन जी, इसको मानवीय अंदाज से सुनिए। नहीं, इसको मानवीय आधार पर सुनिए। पवन जी सुनिए, कल्पना कीजिए कि हमारे परिवार में किसी के साथ ऐसी घटना हो और हमें उनके मृत शव के साथ विरोध प्रदर्शन पर, धरने पर बैठना पड़े भूखे प्यासे, ताकि सरकार हमारी सुध ले। इसको मत आकिए। मैं तो यह भी कहती हूं कि अशोक गहलोत वहां ना जाए, लेकिन पुलिस तो सही से काम करे। पुलिस तो परिवार पर दबाव न लगाए। पुलिस प्रशासन इसकी लीपा पोती जी है, इसकी जवाबदेही होती है। यही सवाल मैंने हाथरस में भी पूछा था, यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं। आप इसको अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, आप सब अपने घरों में रहिए। सिर्फ सरकार यह सुनिश्चित करे कि पुलिस प्रशासन केस दर्ज करेगा, निष्पक्ष जांच करेगा, लीपापोती नहीं करेगा। कोई दबंग जिंदा जला दे जमीन की एक टुकड़ी के लिए, उसको आत्मदाह कह के नहीं पास कर देगा। यह सुनिश्चित कीजिए। यह जवाबदेही है सरकारों की। वहां जाकर मजमा जमाने की और अपनी अपनी पॉलिटिक्स जमाने की कोई जरूरत नहीं है। सब अपने घर पे रहिए, लेकिन बच्चियों को भूखे प्यासे बेहोश होकर विरोध प्रदर्शन न करना पड़े, यह सुनिश्चित कीजिए पवन खेड़ा जी। और मानवीय इसको नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अशोक गहलोत में उलझाकर हम और आप नाइंसाफी करेंगे सर। हम और आप सब नाइंसाफी करेंगे। इसलिए मुझे यह बताइए कि पुलिस क्यों गलत बोलती रही। मैं आपको सुनाती हूँ सर, निकालिए वो हिस्सा बुलेटिन का। उनके भतीजे हमारे साथ लाइव थे सर। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। अभी भतीजे की भी बात सुनिए, भतीजे की बात सुनिए। जितने हमारे साथ यहाँ पर साधु संत बैठे हैं, सबको सुनाते हैं। आज 3 बजे, अरे परेशान होंगे सर, पुलिस इस तरह से काम करेगी तो परेशान होंगे। जब तक ये व्यवस्था नहीं भूलेगी परेशान होंगे। बदलना है इस व्यवस्था को। सुनिए उनके भतीजे को, क्या वो बाइट निकली? चलिए इनको जल्दी से सुनाइए। भतीजा 3 बजे भी हमें यही बताते रहे, इतना बवाल मचने के बाद भी, कि एसएचओ उनको समझा रहा है कि आत्मदाह था। सुनाइए जरा, चलाइए जल्दी। अभी हमें किसी ने बताया, कोई पत्रिका वाले ने, कि यादव जी है वो ये बोल रहे हैं तो उन्होंने आत्महत्या की है, कड़म में आग लगा के वही कूद गए, ऐसे बता रहे हैं। वो ऐसे जवाब दे रहे बताए। अच्छा, वो उसको कह रहे हैं कि आत्महत्या बता रहे यादव जी हमें। ये अभी भी मामले को आत्मदाह बताने की कोशिश हो रही है। हाँ जी। ये कौन कर रहा है? पुलिस वाले कौन कर रहा है? पुलिस वाले तो कर रहे हैं, यादव जी। अच्छा, जो यहाँ के एसएचओ हैं, थानाधिकारी हैं, वो कर रहे हैं। आत्महत्या बताने की कोशिश कर रहे हैं सर। क्या बता रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? ऐसे बोल रहे, वो लोग कड़म में आग लगा के वही कूद गए। शुरू में उन्होंने ये बात कही थी, तब आपके जो चाचा थे अस्पताल में चिल्ला कर कह चुके थे कैलाश मार दियो, कैलाश मार दियो। उसके बावजूद पुलिस इस तरह की बात करती है। वही तो बोल रहे हैं ना सर, वही बोल रहे हैं। हम उस दिन के बयान लिए हुए हैं, जयपुर में भी जाके बयान लिए थे, फिर भी आत्महत्या कैसे हो जाएगी? उसके बयानों कोई मतलब ही नहीं है। फिर क्यों लिए उसके बयान? वैसे ही कर देते, आत्महत्या कर ली होगी, क्या मतलब है फिर? आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। पवन जी, मैं आपसे जवाब सुनूंगी, इसीलिए मैंने ये हिस्सा चलवाया था, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह से ऐसे मामलों में सच और झूठ के बीच का फर्क मिटा दिया जाता है, उसकी इजाजत हम नहीं दे सकते पुलिस प्रशासन को। वरना ये जो एक अजीब सा अन्याय हो रहा है न्याय व्यवस्था के नाम पर, वो कभी नहीं बदलेगा। मैं आपसे जवाब लूंगी। सुधांशु जी आपके पास भी आ रही हूं, सभी लोगों के पास, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जल्दी से चलते हैं। शरद, अभी भी वही बात, 10 लाख का मुआवजा लीजिए, चुप हो जाइए। क्या जो 5 लोग फरार थे उन्हें पकड़ने में अभी तक कामयाबी मिली है? कहां तक केस आगे बढ़ा है, ये बताइए। इंसाफ होता है जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ केस दर्ज हो, सही केस दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी हो। शरद, शरद से किसी वजह से संपर्क हमारा कट गया है। देखिए जल्दी से, एक सुधांशु जी आपसे रिएक्शन लेती हूँ। जितने मेहमान हमारे साथ हैं जल्दी जल्दी सबको दिखाइए, सबसे परिचय लेते हुए सवाल जवाब करेंगे। सुधांशु जी आपके पास आते हुए, देखिए आप जब आप करौली कहेंगे तो वो बताएंगे हाथरस, आप कहेंगे सिरोही वो कहेंगे बलरामपुर,
उलझे रहिए आप लोग इसी में। ये पॉलिटिक्स से आगे की बात है। ये पुलिस प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि केस ठीक से दर्ज हो, न्याय हो, इंसाफ हो। किसी को अपने मृतक के शरीर के साथ बैठकर विरोध पर न बैठना चले, कोई किसी के शरीर को आधी रात में जला न दे कानून व्यवस्था के नाम पर। अंजना जी, वाकई ये पॉलिटिक्स से बहुत अलग बात है। मैं कोई तुलना नहीं करूंगा, ना उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ना हाथरस, ना कुछ। मैं सिर्फ एक तथ्यात्मक बात कहूंगा, फिर एक सैद्धांतिक बात। तथ्यात्मक बात ये कि इसमें लगातार पुलिस का अधिकारी ये कह रहा है कि ये आत्महत्या है, और मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि हत्या करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये विरोधाभास कैसे हो जाता है? क्या पुलिस पहले कवर अप करने का प्रयास कर रही थी, बाद में उनको लगा मीडिया ने मामले को उठा दिया, वे मामला बड़ा हो गया है, इसलिए अस्वीकार करना पड़ेगा? अथवा इसी प्रकार की बात यहां पहले भी होती है। 12 में मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं कि साथ में गई थी। अरे भाई, पुलिस का जांच हो रही है, अभी जांच शुरू भी नहीं हुई और मुख्यमंत्री जी का निष्कर्ष आ जाता है। इसलिए एक संदेह उत्पन्न होता। दूसरा, मैं एक सैद्धांतिक बात कहूंगा, यहाँ जो कष्ट हुआ, अपराध, उसकी प्रतिक्रिया और उसके ऊपर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया एक बात है। अंजना जी, जितने लोग इस समय पैनल पर बैठे हैं, ईमानदारी से पवन खेड़ा जी बोलेंगे नहीं है, उनकी बाध्यता है। कल्पना करिए ये पुजारी ना होकर मौलवी होता, आज क्या हो रहा होता। गेटवे ऑफ इंडिया से इंडिया गेट तक सेकुलर ब्रिगेड न सिर्फ मोमबत्ती लेकर खड़ी होती, साउदिया से लेके सुधांशु जी, आप वाकई इसको मजहब का रंग देना चाहते हैं? नहीं, सुनिए तो, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, याद करिए दिल्ली में कुछ चर्च पे नहीं, चर्च से जुड़े स्कूलों की खिड़कियां टूटी थी। बैरक ओबामा का बयान आ गया था, जिसमें एक भी व्यक्ति, मरना तो छोड़िए, मृतक तो छोड़िए, मरहम पट्टी तक नहीं हुई थी किसी की, मगर इतना विराट हुआ था। और मैं कह रहा हूं अंजना जी, आप भी सोच लीजिएगा, काश ये मौलवी होता और ऐसा होता तो सऊदिया से मलेशिया तक धरती हिल रही होती कि नहीं? और काश ये पादरी होते, तब तो वेटिकन से वियना तक और लॉस एंजल्स से सिडनी तक हिल रहा होता, और केरल से लेकर दिल्ली तक क्या क्या नहीं हो रहा होता। पुजारी है, क्या फर्क पड़ता है? उसकी तो चीख, जबकि वो नाम लेकर कह रहा है आरोपी का, किसने मार दिया, वो तो सेकुलरिज्म के सुंदर संगीत के अंदर बैठ जाती है। चाहे पवन खेड़ा जी जवाब दें, संत के रूप में बैठे हुए हैं, प्रतिनिधित्व करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रमोद कृष्णन जी जवाब दे लें। दिल से हाथ रख के पूछ लीजिएगा, इतनी सी घटनाओं पे क्या क्या प्रतिक्रिया इस देश में नहीं हुई है? और पालघर से लेके यहां तक कुछ हो जाता है तो उसकी सरकारें पहले बचाव में आ जाती। अरे पुलिस जांच करके कहे तो सही, वहां भी सरकार ने पहले ही कह दिया बच्चा चोरी की वजह से हुआ, जबकि वहां बच्चा चोरी कोई एफआईआर नहीं थी। यहां पर मुख्यमंत्री जी पहले कह दे रहे हैं, पुलिस वाला व्यक्ति पहले ही कह दे रहा है कि उसके आत्महत्या हुई है। इसलिए यहां मंशा के ऊपर संदेह है, और मैं पुनः कह रहा हूं, और वह संदेह इसलिए है कि कहीं ना कहीं समुदाय के आधार पर एक विभेदकारी नजरिया है, उससे हमें बचने की जरूरत है। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब एक साथ पवन जी सबका लीजिएगा। ग्राउंड जीरो पर जल्दी से लिए चलते हैं, उसके बाद में दीपांकर जी आपके पास और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आ रही हूं। जल्दी से शरद, जो सवाल मैंने पहले पूछा था, आवाज आप तक नहीं गई थी। देखिए, अब ये 10 लाख का मुआवजा लीजिए, सब लोग चुप हो जाइए, किसी तरह से दाह संस्कार हो जाए, मामला सलट जाए, या फिर वाकई इंसाफ हो रहा है। दोपहर तक जब बात हुई थी तो पता लगा था कि 5 आरोपी अभी भी फरार है। आत्मदाह की थ्योरी खत्म हुई या फिर नहीं? इंसाफ यही होता है कि केस सही दर्ज हो और जो भी दोषी है उसे सजा, ये पुलिस को सुनिश्चित करना है। देखिए अंजना, पुलिस की जो प्रवृत्ति हो कहीं की वो यही हो गई है, सरकारों का संस्कार यही हो गया है कि सबसे पहले घटना को डिस्क्रेडिट करो, जला के मार डालने की घटना को आत्मदाह बता दो। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, घर है जहाँ पर अब कोई नहीं बचा है, सब जो आए थे वो चले गए हैं, परिवार के लोग हैं जो दाह संस्कार के बाद आए हैं। जो कोशिश हो रही थी लगातार सुबह से कि किसी भी तरह से जल्दी दाह संस्कार किया जाए, वो कल शाम को भी हो रही थी। जबरदस्ती परिवार ने कहा दबाव बनाया जा रहा था, फिर कलेक्टर को बताया गया कि हाथरस मत दोहराना, आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, वरना यहां भी वही काम हो रहा था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सबसे बड़ी बात है कि ये कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े की वजह से इतना विलंब हुआ। देखिए, ये सचिन पायलट का स्ट्रांग होल्ड है, जहां से विधायक हैं रमेश मीणा कांग्रेस के, उनको बर्खास्त कर दिया गया है इस पूरे विवाद में। ये इलाका जो है कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की ज्यादा चल नहीं रही थी। अशोक गहलोत रमेश मीणा से बात कर नहीं रहे थे। जब मामला बढ़ गया और लगातार यहाँ से महिलाएं अस्पताल जाने लगी, मूर्छित होने लगी, लोगों में सब्र का बांध टूटने लगा, बीजेपी यहाँ पर 4 सांसद भेज दी,
तब जाकर रमेश मीणा को इन्वॉल्व किया गया, अशोक गहलोत ने इन्वॉल्व किया और इस मामले को खत्म किया। ये काम अशोक गहलोत पहले कर सकते थे, लेकिन वही बात है कि सरकार के साथ समस्या है कि सबसे पहले चाहती है कि इस मामले को किसी तरह से दबा दें, मोड़ दें, दाह संस्कार करके इसको खत्म कर दें। ये शरद जल्दी से एक जवाब जिसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। इस वक्त परिवार की क्या हालत है? जब दिन में हम लोग लाइव कर रहे थे, बेटियों की हालत बहुत खराब थी। शरद जल्दी से परिवार की इस वक्त क्या हालत है? कुछ लोग अस्पताल तक जाने की नौबत आ रही थी। और दूसरा सवाल, जो 5 आरोपी फरार थे, क्या उन्हें गिरफ्तार किया है पुलिस ने? क्या तफ्तीश कैसे आगे बढ़ रही है? दोनों पर जल्दी से जवाब। देखिए, परिवार की हालत दिखाना चाहूंगा मैं। ये जो हैं घर के लोग हैं जिनकी हालत खराब थी, वो अस्पताल से लाई गई एम्बुलेंस में, क्योंकि दाह संस्कार करना था। और ये परिवार है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ लोग जो गांव के हैं उनको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि बैठे हुए हैं 2-4 लोग। ये परिवार ब्राह्मण परिवार जो था, अकेला था। ये पूरा जो है आदिवासी इलाका है। जहां तक पकड़ने की बात है, 5 और 6 में से 1 आरोपी पकड़ा गया। 1 को हमें सूचना दी गई कि हिरासत में है, बाकी के 4 फरार हैं। उनको पकड़ने के लिए सरकार ने जयपुर से एसआईटी का गठन किया है। तो एसआईटी का गठन करके जयपुर से पुलिस को भेजा जा रहा है। यहाँ की जो पुलिस है, ऐसा माना जा रहा है कि वो अपराधी प्रवृत्ति का था और पैसे से ज्यादा ताकतवर था, पुलिस के अधिकारियों से मिला हुआ था यहाँ पर, जिसकी वजह से इसको आत्मदाह बनाने की कोशिश की जा रही थी। इस थ्योरी के तहत जयपुर से अब जांच होगी, जयपुर से अधिकारी आएंगे, जयपुर से पुलिस वाले आएंगे। तो एक दिखाता है कि अगर मीडिया नहीं रहता, अगर आज तक नहीं आता, अगर आज तक जिस तरह से मुहिम चलाया है इस गरीब ब्राह्मण परिवार के लिए नहीं चलता, तो क्या इस तरह से जयपुर से पुलिस भेजी जाती? इन पुलिस वालों ने जिस तरह से पूरे मामले को उठाया है, भले ही मीडिया को कोई कुछ भी कह दे, हम तो नीलकंठ हैं, दोनों तरफ से हमें कुछ भी कह दिया जाता है, लेकिन अगर हम ना होते तो क्या दाह संस्कार शाम को नहीं हो जाता? क्या इस थ्योरी को नहीं कर दिया जाता कि आत्मदाह है? परिवार वाले जो है यहाँ पर 1-2 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अब कोई नहीं बचा है। सारे नेता यहाँ से जा चुके हैं। जो समझौता है उसके तहत उनके जो बच्चे हैं वो ज्यादा बोल नहीं पाते। भगवान की दी हुई समस्या है, उन्हें नौकरी दी जाएगी। जी जी बिल्कुल। शरद, आप बने रहिए वहां से। आपने लगातार कवरेज की, आपने सही तस्वीर देश के सामने दिखाई, आपकी आवाज आज पूरे देश ने एक तरह से उठाई, जिसके बाद ये असर हो रहा है। न्याय तक ये लड़ाई हमारी रहेगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपके पास आते हुए, करौली की उदास शाम आज शर्मिंदा है उन पुजारी के परिवार के सामने। आप सोचिए उनकी त्रासदी, इस तरह से अपने को खोना, जब दबंग जिंदा जला दे जमीन की टुकड़ी के लिए, और यहां पर आत्मदाह की लिपापोती हो रही है। यहां पर सुध लेने वाला 2 दिन तक कोई नहीं पहुंचा। आज जब जमकर मीडिया कवरेज आज तक पर हमने किया, उसके बाद जाकर सबकी नींद जागी है। हर जगह यही करना पड़ेगा। आज पूछिएगा अशोक गहलोत से, सरकार से, कि 10 लाख दे दिया, सब ठीक है, या ये पालघर 2 है? और पुजारी जी की हत्या हो चुकी, जला के उन्हें मार दिया गया। उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा हो गया, सरकारी नौकरी देने का वादा हो गया, घर भी मिल जाएगा, लेकिन पुजारी जी नहीं लौटेंगे। अशोक गहलोत जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस पर मैं ये कह सकता हूँ कि अपराध और हत्या जैसे अपराध में वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो और सख्त कदम उठाएंगे, लेकिन बेहतर होता कि सरकार की तरफ से एक मिनिस्टर जाता परिवार से मिलने। बेहतर होता और भी और कि ये जो पुलिस इंस्पेक्टर है, जो एसएचओ है, इसे तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। और पवन खेरा जी राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि सीएम साहब से बात करें और इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करें। ऐसे बेहूदे और निकम्मे पुलिस अधिकारी अगर होंगे तो क्षेत्र का सत्यानाश होना सुनिश्चित है और सरकार के माथे पे इस तरह के कलंक लगते हैं। लेकिन अंजना जी, एक सुधांशु जी ने जिस तरह इसको मोड़ दिया है, मुझे थोड़ी पीड़ा हुई। हत्या पालघर में साधुओं की हो, बुलंदशहर में पुजारियों की, महात्माओं की हत्या हो, या ये करौली में हो, हत्या और पुजारियों की हत्या से मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मणों के लिए संक्रमण काल है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अगर मौलवी मार दिया जाता कोई, तब क्या होता, पादरी मार दिया जाता। अरे भाई सुधांशु जी, क्या आप चाहते हैं मौलवियों को मारा जाए? सवाल यह है कि मौलवी मार दिया जाता, उस पर हल्ला हो जाता। तो मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग मौलवियों की, मुसलमानों की हत्या पे शोर मचाते हैं और हिंदुओं की हत्या पे चुप रह जाते हैं, मैं उन्हें हिंदुस्तानी मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन सुधांशु जी, आप जैसा विद्वान प्रवक्ता अगर ये कहे तो इससे पीड़ा होती है। भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है,
मैं तो ये कहना चाहता हूं, हत्या चाहे पुजारी की हो, चाहे मौलवी की हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, हत्या हत्या है। अंजना जी, राजनीति से ऊपर उठ के हमें देखना पड़ेगा। और पुलिस प्रशासन का जो रवैया उत्तर प्रदेश में रहा, जो पुलिस प्रशासन का रवैया महाराष्ट्र में रहा, और पुलिस प्रशासन का रवैया अफसोस है कि राजस्थान में भी ठीक नहीं है। मैं कांग्रेस का समर्थन भी करता हूं और अशोक गहलोत जी का मुझे उम्मीद है, उनसे अपेक्षा करता हूं कि और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग बचे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी एक व्यक्ति को जला के नहीं मार सकता। इसमें और भी लोग होंगे। और पवन खेरा जी से भी मेरी अपेक्षा है, मेरा आग्रह भी है कि सरकार से बात करें। इसमें कोई नहीं बचना चाहिए, मिसाल कायम होनी चाहिए। पर सुधांशु जी, आपने जिस तरह से आज बात ठीक है, पवन जी से जवाब इसका लेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मौलवियों उस पर भी जवाब लूंगी, उस पर भी जवाब लूंगी सुधांशु जी से। सुधांशु जी को भी दिखाइए एक बार, दीपांकर जी बोल लें एक एक करके। ठीक है, दीपांकर जी, दीपांकर जी, दीपांकर जी। मैं तो मैं अंजना मात्र इतना ही कहना चाहता हूं अंजना जी, कि मैंने कभी किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल में 2 बार जलते नहीं देखा। एक बार 2 दिन पहले और एक बार 2 दिन बाद मैंने कभी जलते नहीं देखा। मगर चाहे कर्नाटक में 3 पुजारियों की हत्या कर दी गई पूर्वक घर के साथ जो 2 सन्यास हुआ हो, और चाहे वो आज राजस्थान की घटना हो, मुआवजा दे दिया, ठीक है, समझ में आता है। भाई साहब, न्याय दीजिए ताकि अगली बार किसी ऐसे व्यक्ति की रूह कांपे किसी को मारने से पहले। हम लोग ठीक है चर्चा कर चले जाएंगे, लोग ठीक है चर्चा कर चले जाएंगे। आपने एक बड़ी बात कही अंजना जी, उस शाम का क्या जो उनसे सवाल पूछ रही है, जब पुजारी जी घर आते होंगे तो क्या एक परिवार को ढांढस नहीं होता होगा कि मेरे सर पर कोई बड़ा बैठा है? एक परिवार का बड़ा जब चला जाता है, परिवार कैसे बिखरता है हम सभी लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रमोद जी ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूं कि मिसाइल काम कीजिए। ऐसी मिसाल कायम होनी चाहिए कि अपराधियों की रूह कांपे। हम माचिस की तिल्ली अपने हाथ पर लगाकर नहीं जला सकते, उसको जीवित को जला दिया। सर एसएचओ तो बता रहा है आत्मदाह है, प्रभु मिसाल कायम करना तो दूर की बात है, आत्मदाह बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? ये मिसाल कायम करने वाली बड़ी बड़ी बातें तो हम लोग बैठ के कर लेंगे, कोई स्टूडियो से, कोई अपने घर से, पर यहां पर तो 10 लाख मुआवजे के बाद अब आत्मदाह की एक थ्योरी है, इससे जद्दोजहद तो उसको परिवार को करना है। महंत सत्येंद्र दास, बड़ी बात है। महंत सत्येंद्र दास जी की सही कह रही हैं अंजना जी, आप जुड़ गए हमारे साथ जी, हमारे साथ महंत सत्येंद्र दास जुड़ गए जी। करपात्री जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप इस पर बोलना चाहेंगे सर? यहाँ पर तो आत्मदाह की थ्योरी फ्लोट हो रही है, जैसा एक वक्त पालघर में भी पहले हुआ था कि ये था वो था, वो तो वीडियो सामने आया, उसके बाद देश में हाहाकार मचा और फिर न्याय की बात उठी। वरना हर जगह लीपा पोती पुलिस प्रशासन सत्ता का चरित्र बन गया है। जी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस समर्थन जो सरकार है शिवसेना पे, वहां पालघर में भी जो है सिपाहियों के द्वारा, दरोगा के द्वारा, वहां के पुलिस प्रशासन द्वारा इनको मरवाया जा रहा है। और यही जो है राजस्थान में जो है कांग्रेस सरकार के द्वारा जो है समर्थित जो सरकार चल रही है, वहां पे पुजारी को जलाया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या कर दिया है। ऐसे नालायक के घर के लोगों को क्या बात करना है? अब बताइए, पुजारी जो है उसको जलाया जा रहा है, ये ब्राह्मण हत्या हो रही है, और ये 10 लाख रुपया कह रहे हैं कि चुप हो जाइए, अस्थायी नौकरी दे रहे हैं। इनके घर के कोई माँ बहन बेटे को जिंदा जलाया जाए, इनको कैसे पता चल जाएगा? ये नालायक देश चला रहे हैं कि देश को जला रहे हैं। जब देश में ब्राह्मणों की हत्या हुई है तब ऐसी बातें आई हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तमाम लोग कर रहे हैं, उस दरोगा को, उस एसएचओ को लाके सामने खड़ा किया जाए और कहा जाए कि तुमको मैं 10 लाख रुपया देता हूं और खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे पर पेट्रोल डालकर तुम्हें जलना चाहता हूं। क्या जलना स्वीकार करेगा? देश के ब्राह्मणों को देश के पुजारी जलाया जा रहा है। ये अयोध्या से मैं आपको एक निश्चित तरीके से बता देना चाहता हूं कि अत्याचार जब ब्राह्मण हुआ है तब राम जी का अवतार हुआ है, ये सब जलाए गए हैं। विप्रधेन सुरसंत लेनी में उतार, इनके घर का कौन सा व्यक्ति जला है? ये क्या तमाशा बना रखे हैं? जमीन, अपने जमीन के ऊपर अगर निवास कर रहा है और व्यवस्था कर रहा है, वहां पे सारी जी ये तमाशा बना रखे हैं। राजस्थान की सरकार को मैं चैलेंज देना चाहता हूं। ब्रिजमोहन जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे थे, एनसीपी के नेता हैं और यहाँ पर गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में इनकी, ठीक है?
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा आपको यहाँ पे जला रहे हैं, कर रहा है गहलोत सरकार पर जो चुप्पी साधे इनका दिमाग खराब हो गया है। अंजना जी, मैं ये कहना 7 साल तक ये देश की चौपट कर रहे हैं, अब ब्राह्मणों को हत्या करा रहे हैं, पुजारियों को हत्या करा रहे हैं। मैं बोलूं अंजना जी, मैं कहना चाहता हूँ 17 अप्रैल से पालघर की घटना द्वारा की गई, कांग्रेस के समर्थन के द्वारा शिवसेना के लोगों ने पालघर में ऐसे साधुओं की हत्या कराई है और यही पुनरावृत्ति राजस्थान में हो रही है। ये तमाशा बना रखे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इनको राजनीति छोड़ घर पे बैठ जाना चाहिए, चूड़ी बांधना चाहिए। जब देश के ब्राह्मणों की हत्या की जाएगी, जब देश के प्यारे की हत्या की जाएगी, उस देश का सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। ये 60 साल तक सत्ता चलाते रहे, पूरे इसी बच पाएंगे। अयोध्या के संत इनको साबित करता है, ये सत्यानाश हो जाएगा, ये उखड़ के बाहर चले जाएंगे। जब जब ब्राह्मण की आत्मा रोई है, कुछ मालूम नहीं है। ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्या तो सर, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और आप जो कह रहे हैं वो बहुत वाजिब है। ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सर एक एक करके हम लोग बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी करपात्री जी, मैं आऊंगी सर आपके पास। एक बार ब्रिजमोहन जी से जवाब देखिए तो कैसे राजनीति का विष घुलता है ऐसे मामलों में, कैसे यूपी वर्सेस राजस्थान वर्सेस महाराष्ट्र बनता है। 10 लाख रुपया लालटाप दिया जा रहा है, नौकरी संविदा के आधार पर दी जा रही है। दिमाग खराब हो गया वहाँ के प्रशासनिक लोगों को। अभी भीख मांगते फिर रहे थे, ब्राह्मणों का पैर छूते फिर रहे थे, और ये कर रहे हैं 10 लाख रुपया पर अस्थायी नौकरी देने पर उस ब्राह्मण को लॉलीटॉप दे रहे हैं। संतों का साफ है ना, जब सब साफ देगा, मैं निकलने वाला हूँ, अयोध्या का सन निकलने वाला है। देखता हूँ राजस्थान में इनकी क्या होती है। जब जब देश पे अधर्म हुआ है, जब जब देश पे ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है, तो गाद इतने मन चिंता व्यापी, हर बिन मरही निश्चर पापी निष्ठों से ये हमने दिलाई आजादी, ब्राह्मण जली है, रंगा इतिहास है मेरा। शहीदों के खूनों से देखिए सर, बहुत बड़ा मुद्दा है और ये अच्छा है कि आप सभी अपनी आवाज इसमें शामिल कर रहे हैं, लेकिन बारी बारी के आंखें आंसू का बदला हम संत लोग लेंगे, निश्चित तौर से लोगे। ये कठिन मूल्य ये लोग जो बात करते थे अभी जो है, अब एक सेकंड सर प्लीज सर, अपनी भाषा का देखिए, हम सबको अपनी भाषा की मर्यादा रखनी है। आपसे मैं निवेदन कर रही हूँ और आपसे मैं ये गुजारिश कर रही हूँ, थोड़ी सी अब आवाज नीची कर लीजिए। और अब जल्दी से ब्रिजमोहन जी आप मुद्दे पर आइए, जवाब दीजिए। देखिए सर, अब इसको आप बनाएंगे ना यूपी वर्सेस राजस्थान वर्सेस महाराष्ट्र, मैं बिल्कुल नहीं बनाना चाहता। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बनाना चाहता। ये बहुत ही संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मामला है और पुलिस का जो क्रूर चेहरा है, ये पुलिस का क्रूर चेहरा नहीं है, ये सत्ता पक्ष का क्रूर चेहरा है। आज राजस्थान की पुलिस इतनी जो इस ढंग से जो बात कर रही है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस इस ढंग की बात कर रही है, उसके पीछे कारण ये कि इसके जो बदनाम करने आ रहे हैं वहां से, वो जो अंश जो मानसिकता राजस्थान में बेटे के साथ बलात्कार हो रहा है, तो कहने झूठा जवाब है। अब ब्राह्मण जलाया जा रहा है तो झूठा जवाब है। कर पात्री जी, थोड़ा बात तो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में देखिए, जब पालघर की घटना घटी है, सुन रहा हूँ, उसके बाद से लेके आज तक 12 साधुओं को मारा गया है हिंदुस्तान के अंदर। 12 साधुओं को, ये 12वां पालघर है। इसके अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 1 महीने बाद जब साधु संतों ने उनके खिलाफ आंदोलन किया, तब उन्होंने 5 लाख रुपए की घोषणा की थी। यहाँ पे तो आज कम से कम अशोक गहलोत जी ने 10 लाख रुपए तो दिए। अभी तक योगी सरकार ने 2020 की बात कर रहा हूं, 2020 में उत्तर प्रदेश में 5 साधुओं की हत्या हुई, एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया है, एक भी आदमी को पैसा नहीं मिला है। आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि आज उत्तर प्रदेश में इतने ब्राह्मणों की हत्या क्यों हो रही है, क्या कारण है। पूरा देश देख रहा है इस बात को। आप एक सरकार से बात कर रहे हैं, आप जहां हैं वहां तो देखिए वहां क्या हो रहा है। सुनिए, अभी तक आप 2018 से फैलाइए, प्रोफेसर संगीत रागी नहीं हो रही है, लेकिन जो लीजिए आ गया सामने प्रोफेसर डकैती डालने हैं, उनको पर आक्रमण किया जा रहा है। जानते 2018 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के ऊपर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ऐसा शासन, ऐसा सुशासन तो आज तक कभी उत्तर प्रदेश में हुआ ही नहीं है। ये जातिवादी लोग फैला रहे हैं, ये कुछ लोग उनके घर पे जा रहे हैं, ऐसा नाटक कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को हत्या की जा रही है। संगीत रागी, कुछ नहीं मालूम इनको, प्रोफेसर संगीत रागी जल्दी से अपनी बात कहिए, आवाज नीचे कीजिए, उनकी आवाज आने दीजिए। संगीत रागी, विक्रम सिंह जी कहले, फिर मैं सुधांशु जी और पवन जी आपके पास फौरन आ रही हूँ। जी प्रोफेसर रागी। अंजना जी, एक जगह मृतक जलाने पर बवाल मचा है और दूसरी जगह जला करके मार दिया गया है, वो विवाद का मुद्दा है। देखिए, हाथरस पर बात
यहाँ पर राजनीति की बात इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि जब यदि आप हाथरस में राजनीति नहीं करते, राहुल गांधी 2000 व्यक्तियों को ले जाकर के वहां पर नारा नहीं लगवाते तो लोग ऐसी बातें नहीं करता। यहाँ भी लोग राजनीति नहीं करता। तीसरी जो सबसे गंभीर बात है इस पूरे चर्चा से जो निकल करके आई कि देखिए, एक दलित की हत्या हुई थी हाथरस में और वहां पर ठाकुर वर्सेस दलित की बात की जाने लगी। यहाँ एक पुजारी की हत्या होती है और ब्राह्मण वर्सेस दलित की बात होगी। अभी इतने बड़े बड़े लोग जो हैं ये बात कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों का संक्रमण काल है। मैं बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं कि जब भी हम दलित और ब्राह्मण ऐसे खेमों में और खांचों में बांध करके बात करेंगे तो हम उन्हीं ताकतों को सह देंगे, हम उन्हीं ताकतों को एक प्रकार से मजबूत करेंगे जो देश में हिंदुओं की एकता को तोड़ना चाहते हैं। मैं इसके एकदम विपरीत हूं। ये हो सकता है कि ये कांग्रेस की राजनीति को सूट करता हो, लेकिन भारत के राष्ट्रीय हितों के ये खिलाफ जाता है। इसलिए भगवान के लिए कृपया दलित वर्सेस जाति का औजार बनाकर के जो कांग्रेस ने किया, जो कांग्रेस ने हाथरस में यही करने की कोशिश की है, मुझे लगता है समाज को इससे बाहर निकल करके हम कह तो जरूर देते हैं कि हत्या होती है, लेकिन राहुल गांधी वहां जाति का आधार लेकर के दलित वर्सेस नॉन दलित की बात करने लगे हैं। यहाँ भी उसी प्रकार की बात हो रही। मुझे लगता है कि जाति और धर्म न पूछो पीड़ित का, ठीक है, जाति और धर्म न पूछो पीड़ित का। विक्रम सिंह साहब, ठीक है, विक्रम सिंह साहब, जाति और धर्म न पूछो, न्याय हो, इंसाफ हो। 4 कर्नाटक में अंजना जी बात इसलिए होती है, अंजना जी बात इसलिए हो जाती है कि पहलू खान पर तो आप आसमान उठा लेते हैं और पुजारी पर राहुल गांधी का एक ट्वीट नहीं आता है, श्रीमती सोनिया गांधी का एक ट्वीट नहीं आता है, कांग्रेस के कोई बड़े नेता वहां पर पहुंचते नहीं है, तो लोग तो बात कहेंगे ना कि आप निष्पक्ष रूप से संवेदना व्यक्त करने जाते हैं जहां आप राजनीति सकती है। पवन जी और सुधांशु जी को दिखाइए। पवन जी, पिछले 20-25 मिनट से सबकी बात मैंने सुनी क्योंकि सरकार हमारी पार्टी की है। मुझे आप अवसर दीजिएगा कि मैं सबकी बातों का उत्तर दूं। 24 घंटे में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ये हुआ है। आपने बोला परिवार को प्रताड़ित किया गया, मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल नहीं सहमत हूं। परिवार को प्रताड़ित नहीं किया गया। भतीजे की बाइट आपने सुनाई, उसने शुरुआत कैसे की कि पत्रकार बता रहे थे कि यादव ने ये बोला, यादव ने भतीजे को धमकाया हो, भतीजे ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। जो भी हो, एसएचओ को बाहर कर दिया गया जांच से, और अगर वो गलत माना जाएगा तो प्रमोद कृष्णन जी, मैं आपको बिल्कुल यहां बैठकर वादा करता हूं कि उसके साथ कार्रवाई, कठिन से कठोर कार्रवाई उसके साथ जरूर होगी। करपात्री जी महाराज, आपके चरणों में नमन करते हुए मैं आपसे एक बात बता दूं। आपने पालघर भी बोला, आपने राजनीतिक बात भी कही, कोई बात नहीं। पालघर में जो आरोपी हैं नंबर 61 और नंबर 65, वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर हैं। कहिए सुधांशु जी को कि अपनी पार्टी से उन दोनों को बाहर निकालें। अगर नाम चाहिए तो सुधांशु जी को मैं नाम अभी लिखवा देता हूं। ईश्वर निकुले और भाऊ साठे, ये 2 नाम है, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं। पालघर के साधुओं की जो निर्मम हत्या हुई उसमें इनके नाम शामिल हैं, ये नामजद हैं। इनकी कार्रवाई इनको करनी चाहिए। दूसरी बात, करपात्री जी महाराज, ये दलित ब्राह्मण, दलित बनाम जो है ब्राह्मण का, ये राजनीति कांग्रेस कर रही है। महाराज, आप कांग्रेस और भाजपा ना बोले, आपको नहीं शोभा देता। आप हमसे वरिष्ठ हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, आपका आशीर्वाद लेते हैं। सुन लीजिए जो ब्राह्मण करपात्री जी महाराज, पालघर के अंदर आप सीबीआई इनकी कोई जाति नहीं होती। आपकी सरकार क्यों नहीं तैयार हो रही? जी, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं कह रहा हूँ, हाथरस में पानी का पानी हो जाएगा 2 दिन के बाद। कल्पात्री जी, सीबीआई जांच की मांग पालघर के लिए भी कर रहे हैं, और यहाँ पर भी न्याय अगर नहीं होता है, नई थ्योरी निकलती है तो यही होगा। जल्दी से विक्रम जी 2 लाइन में इसका जवाब। विक्रम जी, आपका ऑडियो कट गया था, फिर से जुड़े हैं, आवाज जा रही है उनको। विक्रम जी, जल्दी से जवाब दीजिए। अंजना जी, मैं आ रही हूँ सर, वक्त की बहुत कमी है। विक्रम सिंह साहब के पास मैं एक बार भी नहीं जा पाई हूँ, थोड़ा सा आप लोग रखिए। सुधांशु जी से भी बात करनी है, ठीक है विक्रम जी। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब हम
क्षेत्र देख करके, जाति देख करके, धर्म देख करके, हैसियत देख करके उसकी बात करें, क्योंकि ये एक स्टेट का ये मामला नहीं है, ये हमारे देश में हर राज्य में ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ हैसियत देख करके बात करेंगे, पालघर के लिए सीबीआई जांच क्यों नहीं? वो कह रहे हैं अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है, ये साधुओं की, कई लोगों की आवाज उठ रही है, सीबीआई जांच क्यों नहीं? उनको लग रहा है निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। कहां के लिए? जी ये कह रहे हैं। कहां के लिए? पालघर पालघर में साधुओं की हत्या, इन्होंने सीबीआई के लिए आवाज, अगर इनको लग रहा है तो सीबीआई के लिए आवाज उठाएं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के लिए ये सब लोग बोल रहे हैं, वो सीबीआई की जांच लगा दी, केंद्र सरकार को लगा देनी चाहिए थी, कौन रोक रहा था? अगर केंद्र सरकार को लग रहा था तो लगानी चाहिए। ये केस वर्सेस वो केस। पवन जी सुधांशु जी को दिखाइए। पवन जी प्लीज 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, सुधांशु जी से जवाब लेना है, 1 मिनट के अंदर मुझे वाइंड अप करना है, जल्दी से। पवन जी अपनी बात पूरी कीजिए 2 लाइन में। ये केस वर्सेस वो केस वर्सेस ये केस। नहीं, कोई वर्सेस कुछ नहीं है, क्योंकि शुरुआत आपने राहुल गांधी का नाम आपने लिया था कार्यक्रम की शुरुआत में, इसलिए मैंने शाह और नड्डा और मोदी का नाम लिया। बहरहाल मैं सुधांशु जी से और करपात्री महाराज से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आज पीड़ा समान होनी चाहिए ना सर, बिल्कुल पीड़ा समान होनी चाहिए, किसी की भी मौत पर पीड़ा समान होनी चाहिए नेताओं को। मेरे को अगर 2 मिनट में बोलने का टाइम दिया गया है तो मुझे बोलने दीजिए। बागपत की नहर में 2 साधुओं की लाश आज मिली। करपात्री जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, सुधांशु जी से आप बोलिए, क्योंकि आप इनका कान पकड़ सकते हैं, हमारा भी कान पकड़ सकते हैं। इनको कहिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 महीने में 8 सुधांशु जी जल्दी से जवाब, हुई है। पवन जी की बात पर जल्दी से जवाब, 30 सेकंड में सर। देखिए, अपराध होना एक चीज है, सरकार का नहीं। पालघर के मामले पे कोर्ट में जाके सरकार क्या कह रही है? राजनीति से प्रेरित है सीबीआई की मांग। अरे उसको टेक्निकल जवाब देना चाहिए, वो पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं। और रही बात इसकी, मैं भी कहता हूं अपराधी और पीड़ित, इसका जात मजहब मत देखिए, मगर यहाँ तो अपराधी छोड़िए, आतंकवादी भी अगर एक मजहब का हो तो तुरंत वो बेचारा हो जाता है। और आप इस बहस को बार-बार कहा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने जिम्मेदारी से बोला था। मान्यवर याद करिए, कहां में हत्या हुई थी तो कोर्ट तक का बयान आ गया था, और उसी उड़ीसा में स्वामी लक्ष्मणानंद उनकी निर्मम हत्या हुई थी, कोई झूठ से नहीं बोला। इसलिए मैंने सैद्धांतिक बात कही है पवन खेड़ा जी, इसलिए आप याद करिए, आपको पहला ढांचा याद आता है, आपको अपराधी नहीं आतंकवादी में भी जात और मजहब दिखती है। आंखों में आंसू आपके एक पर्टिकुलर मजहब के लोगों के लिए आते हैं, दूसरों के में नहीं। और दूसरे में पूरा का पूरा समुदाय हिंदू आतंकवाद की बातें कर रहे हैं। एक ही आतंकवाद का मजहब नहीं होता, बाकी सबका होता है। इतनी जाहिर भाई मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। हिंदू आतंकवाद होम मिनिस्टर ने बोला है, और एक भाई 3 दिन होम मिनिस्टर से बोला है, और बाकी में कहते हैं आतंकवाद। चलिए लड़ते रहिए, ये सियासी लड़ाई सर चलती रहेगी आप लोगों की। सियासी हर मामला अब देश में बन जाता है, लेकिन 1 सेकंड बस ठहर कर सोचिएगा कि आज निवाला गले से नीचे ले जाने में उस परिवार के बच्चों को कितना कष्ट होगा, कितनी पीड़ा उस महिला को होगी जिसने अपने पति को इस तरह जिंदा जलते हुए देखा होगा और इस तरह से उनकी मौत झेली है। न्याय उन्हें चाहिए। करौली में पुजारी की मौत में अब सरकार ने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी की भी बात कह दी है, लेकिन परिवार को इंसाफ का इंतजार है, और जब तक इंसाफ नहीं मिलता उस पुजारी के लिए न्याय की लड़ाई, उस पुजारी के परिवार के लिए न्याय की लड़ाई में हम बन रहे हैं। सवाल ये उठता है कि दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हाथरस में तो परिवार को संवेदना जताने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पहुंचे थे, लेकिन जयपुर से पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर करौली में आज एक पूरा परिवार जिसके अपने जिंदा जले उसके बाद न्याय की मांग कर रहा था, वहां सुध लेने कोई नहीं गया। क्या संवेदना भी अब सत्ता के रंग में रंगी है? देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।